सियुक्यू ने सूचना दी कि निदेशक किम पर अभियोजक शिकंजा कस रहे हैं। उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि निदेशक किम टे सियोप के साथ अपने संबंधों को भी बेच देंगे। ये सुनकर टे सियोप को बहुत कड़वाहट हुई। भले ही उन्होंने जितना हो सके गुप्त रूप से काम किया, फिर भी सब कुछ सामने आ गया। मुझे याद है कि पिछले जीवन में हाहा टॉप मामले से सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाला टे सियोप था। यदि हाहा टॉप को एक अच्छा निवेशक नहीं मिला होता तो टे सियोप किसी भी समय सॉफ्टवेयर चुरा सकता था। इसलिए मैंने श्री यंग सू द्वारा दिए गए पैसे को निवेश करने का फैसला किया। श्री यंग सू ने विरोध नहीं किया। उन्होंने मुझे अपना निर्णय लेने दिया। उसके बाद मैं सुंग हो से मिलने गया। सुंग हो ने खुशखबरी दी। चेओना समूह के अध्यक्ष ने सक्रिय रूप से माफी मांगने के लिए संपर्क किया था। चूंकि चेओना ग्रुप के अध्यक्ष ने एक बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव दिया, सुंग हो ने निवेश स्वीकार कर लिया। मैंने निदेशक किम को संभाला, लेकिन मैं फिर भी उसके भाग्य को नहीं बदल सका। मैंने पूछा कि सुंग हो मुझ पर इतना भरोसा क्यों करता है। 3 कारण थे कि सुंग हो मुझ पर आंख मूंद कर विश्वास करता था। सबसे पहले मैंने उसे निदेशक किम के बारे में चेतावनी दी थी और परिणाम वैसा ही था जैसा मैंने कहा था। निदेशक किम वास्तव में सुंग हो को धोखा देने के लिए चाल चल रहा था। दूसरे, हाहा टॉप का विचार वास्तव में मिनसू का था। मिनसू हर किसी को डेटा के माध्यम से जोड़ने वाली दुनिया बनाना चाहता था, लेकिन मिनसू ने सुंग हो को मुझसे बात नहीं करने दी। तीसरा कारण यह है कि सुंग हो की डायरेक्टर किम से मुलाकात से पहले उसे एक संदेश मिला। भेजने वाले ने उसे सावधान रहने को भी कहा, लेकिन जब उसने वापस कॉल किया तो उस व्यक्ति ने कहा कि उसने उसे कभी संदेश नहीं भेजा था। उसी समय डायरेक्टर किम ते सेओप के पास दौड़े। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने ते सेओप से माफी मांगी कि उसने चीजों को खराब कर दिया, लेकिन ते सेओप का रवैया बहुत स्पष्ट था। एक बार जब एक मोहरा बेकार हो जाता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। फिर ते सेओप ने अपने अधीनस्थों को डायरेक्टर किम को संभालने का आदेश दिया। सुंग हो खरीदारी करके वापस आया, टीवी चालू किया और समाचार पर डायरेक्टर किम के ऊंची इमारत से कूदकर आत्महत्या करने की खबर दी जा रही थी। मुझे तुरंत पता चल गया था कि ते सेओप इसमें शामिल था। डायरेक्टर किम की मृत्यु के बाद मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। अगले दिन मैं अभी भी उस व्यक्ति के बारे में उत्सुक था जिसने सुंग हो को संदेश भेजा था। सुंग हो ने मुझे भेजने वाले का नाम लिखकर दिखाया। जब क्यूरी ने इसे देखा तो उसने कहा कि ये यमराज का दूसरा नाम था। जब मैं सोच रहा था, मिनसू ने फोन किया। मिनसू ने कहा कि उसने उस फोन के मालिक को ढूंढ लिया है जिसने सुंग हो को संदेश भेजा था। वो केवल एक सुविधा स्टोर में पार्ट टाइम कर्मचारी था। एक लड़की ने संदेश भेजने के लिए उसका फोन उधार लिया था। मिनसू ने मुझसे तुरंत वहां जाने को कहा। कैमरे की जांच करने के बाद मुझे पता चला कि सुन हो को संदेश भेजने वाली लाल कपड़े वाली लड़की थी। वो अभी भी जो ताई सेओप की सचिव है, लेकिन उसने खुद को यमराज क्यों कहा? स्कूल पहुंचने पर मैंने टीवी पर ताई सेओप के बारे में खबर देखी। ताई सेओप को विदेशी को जीएम कार बेचने से बचाने के लिए लोगों द्वारा सराहा गया, जिससे अधिकांश श्रमिकों को नौकरी से नहीं हटाया गया। लेकिन केवल मैं जानता था कि पिछले जीवन में ताई सेओप ने हाहा टॉप परियोजना को हासिल करने में असमर्थ होने के कारण जीएम कारों को बेच दिया था। तो इस बार उन्होंने जनता का दिल जीतने के लिए अपना मन बदल लिया। जब मैं जाने ही वाला था तभी मुझे एक नए मामले की खबर मिली। एक व्यक्ति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह घुटनों के बल बैठकर रो रहा था, खुद को निर्दोष बता रहा था, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। उसे ले जाने के बाद उसका बेटा दौड़ा आया। बच्चे ने अपने पिता के लिए खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अपने पिता को गाड़ी में ले जाते देख बच्चा लाचारी में रोया, लेकिन कुछ नहीं कर सका। तभी मैं आया और पूछा कि क्या तुम पार्क संगमान हो? मैंने कहा कि मैं तुम्हारे पिता को निर्दोष साबित करने में मदद करूंगा। उसके बाद मैं संगमान को स्कूल ले गया। कक्षा में संगमान को उसके हत्यारे पिता के कारण सहपाठियों द्वारा उपहासित किया गया, लेकिन उसने सहन करने की कोशिश की क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं उसके पिता को जल्द से जल्द निर्दोष साबित कर दूंगा। भले ही यह विश्वास करना कठिन हो, लेकिन सांगमैन के पास कोई और विकल्प नहीं था। वो केवल सहन करने और इंतजार करने की कोशिश कर सकता था। मैं उसके पिता को निर्दोष साबित करने का इंतजार कर रहा था। उसी समय मैं इल ह्यून से मिलने गया। मैंने इल ह्यून को मामले के सबूत दिए और उसे असली अपराधी का पता लगाने का तरीका बताया। उसके बाद मैंने इल ह्यून को अपने लिए मामले को सुलझाने का इंतजार किया क्योंकि वो पदोन्नति चाहता था। उसने तुरंत पीड़ित की पत्नी को पूछताछ के लिए बुलाया। इल ह्यून ने उससे बहुत देर तक पूछताछ की, लेकिन पीड़ित की पत्नी ने कोई भी जानकारी प्रकट करने से इनकार कर दिया। इल ह्यून ने अपने आदमियों से एक आदमी को अंदर लाने के लिए कहा। पता चला कि वो पत्नी बेवफा थी। वो डरती थी कि उसके पति को पता चल जाएगा, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। उसका पति सांगमैन के पिता का बहुत सारा पैसा कर्जदार था, लेकिन उसने भुगतान करने से इनकार कर दिया। जब सांगमैन के पिता और उसके पति बहस कर रहे थे, उसने देखा कि सांगमैन के पिता केवल चाकू से अपने पति को डराने की हिम्मत करते थे, लेकिन कुछ भी करने की नहीं। जब पति सो रहा था, उसने अपने पति की हत्या करने के लिए उसी चाकू का इस्तेमाल किया। इस प्रकार सांगमैन के पिता पर झूठा आरोप लगाया गया। मैं पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा था। सांगमैन के परिवार को फिर से मिलते देखा और मैं भी खुश था। पिछले जन्म में सांगमैन को अपने पिता को निर्दोष साबित करने के लिए सबूत खोजने में 15 साल लगे थे। मैं उस कार्य से बहुत भावुक हुआ था, इसलिए इस जन्म में मुझे संगमान की याद आई। आज हानमी का कॉलेज प्रवेश परीक्षा का दिन है। जब हानमी परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की तैयारी कर रही थी तो उसने मुझे उसका हौसला बढ़ाते देखा। इससे वो बहुत हैरान हुई। हानमी को चिंतित देखकर मैंने एक चीज निकाली और कहा कि ये एक तावीज है। ये वही कलम है जो मैंने पिछले साल कॉलेज प्रवेश परीक्षा में इस्तेमाल की थी। हानमी ने खुशी खुशी कलम ले ली।
मेरे जाने से पहले मैंने हान मी के हाथ में एक उपहार भी रख दिया। मैंने उसका हाथ भी पकड़ा जिससे वो कुछ सेकंड के लिए अवाक रह गई। फिर वो खुशी से चिल्लाई और खुद को प्रोत्साहित किया। आज संगमान की भी कॉलेज प्रवेश परीक्षा का दिन है। दोनों अपने भविष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं। हान मी की परीक्षा समाप्त होने के बाद मैं उसका परिणाम देखने गया। जब हान मी ने अपना परिणाम देखा तो वो खुशी से उछल पड़ी। उसी समय संगमान भी अपने इच्छित परिणाम से खुश था। हान मी इतने लंबे समय बाद इतनी खुश थी जब तक उसे अपने पिता का फोन नहीं आया। उसके पिता ने सबसे पहले बधाई नहीं दी बल्कि चाहते थे कि वो उनके द्वारा तय किए गए विश्वविद्यालय में प्रवेश ले। यदि हान मी सहमत नहीं होती तो वो उसे विदेश में पढ़ने भेज देते। बहुत दुख होने के बावजूद वह कुछ नहीं कर सकी। इसके बाद हान मी ने मुझे ड्रिंक के लिए आमंत्रित किया। उसने कहा कि वो जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन विभाग चुनेगी। मैंने तुरंत कहा कि मुझे यकीन है कि हान मी एक प्रसिद्ध रिपोर्टर बनेगी। बातचीत के बाद हान मी ने मुझे हमेशा उसका साथ देने के लिए धन्यवाद दिया। मेरी वजह से वो आज यहाँ है। वो निश्चित रूप से भविष्य में मुझे इसका बदला देगी। फिर हान मी और मैंने एक उज्जवल भविष्य के लिए एक साथ टोस्ट किया। जब मैं घर गया तो मैंने देखा कि मेरे माता पिता दुखी चेहरे के साथ मेरा इंतजार कर रहे थे। इससे पहले कि मुझे समझ आता कि क्या हो रहा है, मेरे पिता ने मुझे एक समन थमा दिया। मैंने इसे ध्यान से देखा और पाया कि ये एक सैन्य भर्ती आदेश था। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि ये दिन फिर से आ गया है। मेरे पिता ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। वो भी विशेष बलों में थे। जब मेरी माँ ने मेरे पिता को बिना पलक झपकाए झूठ बोलते देखा तो उन्होंने तुरंत कहा कि वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। वह विशेष बलों में केवल एक लॉजिस्टिक सैनिक थे। मेरे पिता की कूलनेस पर मैं हंसा। जब मिन्सू ने सुना कि मुझे 2 दिनों में भर्ती होना है तो उसने मुझे जल्दी न बताने पर मुझे डांटा। मिन्सू ये सुनकर बहुत दुखी था। मैं सोचता हूँ कि क्या वो किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दुखी होगा जिसे मेरे जैसे 2 बार सेवा करनी पड़ती है। मेरे भावहीन चेहरे को देखकर क्यूरी खुद को मुझे डांटने से नहीं रोक सकी। वह और मिन्सू दोनों ने मुझे डांटा। उन्होंने पूछा कि मैं इतना शांत कैसे रह सकता हूँ। मुझे लगता है कि ये दूसरी बार था, इसलिए मैं अब चिंतित नहीं था। फिर मैंने सुना कि ही आह भी कुछ दिनों में विदेश पढ़ने जाने वाली है। ये सुनकर मैंने कहा कि मुझे एक जरूरी काम से जाना है। क्यूरी और मिन्सू मुझ पर गुस्से से चिल्लाए। मैंने उन दोनों की परवाह नहीं की और मुड़ गया क्यूरी को स्तब्ध छोड़कर। मैं यंगसू से मिलने गया और कहा कि मैं जल्द ही सेना में भर्ती होने वाला हूँ। मैंने यंगसू को वह पैसा भी दे दिया जो मैंने पहले रखा था। यंगसू ने कहा कि वह कुछ अचल संपत्तियों को भी देख रहा है। वह निवेश करेगा और मेरे सेना से लौटने का इंतजार करेगा। मैं यंगसू का बहुत आभारी था। फिर मैंने यंगसू को अलविदा कहा और चला गया। रास्ते में मुझे याद आया कि मैंने इस जीवन में क्या किया है। हालांकि मैं तेसियोप को हरा नहीं सका, लेकिन मैं बहुत खुश था कि मेरे साथ इतने प्यारे लोग थे। अगली सुबह मैंने रोते हुए अपने माता पिता को विदा किया। जैसे ही मैं घर से निकला मैंने देखा कि ही आह मेरा इंतजार कर रही थी। वो दुखी थी क्योंकि मैंने उसे ये नहीं बताया था कि मैं सेना में भर्ती हो रहा हूँ। मैंने उसे भी डांटा कि उसने मुझे बताए बिना विदेश पढ़ने जाने का फैसला किया। दोनों हंसे। फिर मैं और ही आ सड़क पर साथ साथ टहलने लगे। चलते चलते ही आ ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। जब मैं उसे छोड़ना चाहता था उसने मुझे ऐसा न करने को कहा। मैं वह पहला व्यक्ति था जिसने उसका हाथ इस तरह पकड़ा था। कुछ देर बाद ही आ और मैंने एक दूसरे को अलविदा कहा। मैं अपने रास्ते पर चला गया। 7 साल बीत चुके थे और मैं एक परिपक्व रूप के साथ लौट आया था। पहली जगह जहां मैं गया वो गंगवोन प्रांत अभियोजन कार्यालय था। गो सेओंग ह्यूक वहां मुख्य अभियोजक थे। सेओंग ह्यूक ने पूछा कि मैं प्रशिक्षण अकादमी में प्रथम स्थान पर क्यों था। मैंने कहा कि मैं सेओंग ह्यूक को सियोल वापस ले जाने आया हूँ। ये सुनते ही सेओंग ह्यूक हैरान रह गए। मैं सेओंग ह्यूक को एक त्याग किए हुए अभियोजक जिसे कोई पद नहीं मिला था सियोल वापस ले जाना चाहता था। लेकिन मुझे लगता है कि पद वो चीज है जो अगर कोई चाहे तो हासिल की जा सकती है। बात करने के बाद सेओंग ह्यूक ने मुझसे अपना कार्यालय खोजने को कहा। इस समय 2 पुराने कर्मचारी मेरे बारे में बात कर रहे थे। जब वे बात कर रहे थे तब मैं अंदर आ गया। एक आदमी खड़ा हुआ और अपना परिचय एक जांचकर्ता के रूप में दिया जिसका नाम ओ मिन गुक था। मिन गुक ने मुझे ये भी बताया कि अगर मुझे कुछ भी नहीं पता है तो मैं उसे करने के लिए कह सकता हूँ। मैंने तुरंत मिन गुक से कार्यालय की सभी मामले की फाइलों को संकलित करने और मुझे देने को कहा। मिन गुक ने घबराहट में चारों ओर देखा और बेचैन महसूस किया। उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। फिर सेओंग ह्यूक मुझे एक बार में ले गए। जैसे ही वे दोनों पहुंचे उन्होंने लोगों का एक समूह देखा। सेओंग ह्यूक तुरंत उनकी सेवा करने के लिए दौड़ा। बात करने के बाद उन्होंने पाया कि वे सभी इस क्षेत्र के उच्च पदस्थ अधिकारी थे। उनमें एक माफिया सरगना भी था, इसलिए मैंने इस समूह पर ध्यान दिया। उन्होंने अभी अभी पीना समाप्त किया था तभी मैंने उल्लेख किया कि मैं सेओंग ह्यूक को काम के लिए सियोल ले जाऊंगा। सेओंग ह्यूक ने मुझे सियोल वापस जाने के लिए गुस्से से कहा, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं यहाँ स्वतंत्र रूप से काम कर सकता था। सेओंग ह्यूक को लगा कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए सेओंग ह्यूक ने मुझे रहने देने पर सहमति व्यक्त की। अभियोजन कार्यालय में मिन गुक अपने सहकर्मियों को बता रहा था कि मैंने पिछले कुछ दिनों में कुछ नहीं किया है। उसे लगा कि मैं सेओंग ह्यूक से भी ज्यादा आलसी हूँ। इस वजह से उसका काम भी काफी आसान हो गया। मिन गुक ज्यादा देर खुश नहीं रह पाया कि मैं 2 फाइलों का ढेर लेकर आया और उसे कहा कि काम खत्म होने से पहले उसे पूरा कर ले। पहाड़ों की तरह ऊंचे ढेर को देखकर मिन गुक केवल चुपचाप गालियां दे सका। इसके बाद मैं मिस्टर यंगसू से मिलने गया। मिस्टर यंगसू मुझे वापस देखकर बहुत खुश हुए। जैसे ही मैं बैठा मैंने मिस्टर यंगसू से संगमान के बारे में पूछा।
पता चला कि सेना में भर्ती होने से पहले मैंने संगमान को मिस्टर यंगसू के पास प्रशिक्षण के लिए भेजा था। अब जब मैं वापस आ गया हूँ, मैं संगमैन को अपने साथ काम पर ले जाना चाहता हूँ। फिर संगमैन ने यंगसू को गले लगा लिया। संगमैन ने यंगसू से कहा कि जब वो यहाँ न हो तो उसे अपनी दवाएं याद रखना। कार में मुझे याद आया कि 7 साल पहले संगमैन मुझसे मिलने आया था। संगमैन ने कहा कि वो अपना कर्ज चुकाना चाहता है। संगमैन ने मुझसे वादा किया कि वो मेरा दाहिना हाथ बनने की पूरी कोशिश करेगा। संगमैन का पहला काम मेरे साथ एक सराय में जाना होगा। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, मैंने द्वारपाल से पूछा कि क्या जुआ खेलने के लिए कोई जगह है। उसने ठहाका लगाया और मना कर दिया। संगमैन ने अपना बटुआ खोला। ये देखकर कि ये पैसे से भरा है, द्वारपाल ने तुरंत सिर झुकाया और मुझे और संगमैन को अंदर आने का निमंत्रण दिया। जैसे ही दोनों अंदर गए, उन्हें एक गुप्त दरवाजे की ओर ले जाया गया। अंदर जाकर उन्होंने पाया कि ये एक पेशेवर जुआ घर था। भले ही मुझे पता था कि ये सब एक चाल है, मैंने चिप्स बदले और पासा टेबल पर खेलने चला गया। मैंने दांव लगाना जारी रखा और यहाँ के लोगों की चालों पर ध्यान दिया। मैंने तब तक खेलना जारी रखा जब तक मेरे सारे चिप्स खत्म नहीं हो गए। मैंने संगमैन से बटुए में रखे सारे पैसे चिप्स में बदलने को कहा। फिर मैंने अपने सारे चिप्स नंबर 7 पर रखे। रकम इतनी बड़ी थी कि महिला कर्मचारी डर गई। जब वो कांपते हुए कप खोलती है तो मैं कहता हूँ कि मैं 6 नंबर पर जाना चाहता हूँ। दूसरे पक्ष के राहत भरे चेहरे को देखकर मैंने अनुमान लगा लिया था, लेकिन मैंने फिर भी उसे चिढ़ाने के लिए जानबूझकर इधर उधर किया। अंत में मैंने छक्का चुना। उम्मीद के मुताबिक मैं सारा पैसा हार गया। उसके बाद मैंने वेट्रेस से हाथ मिलाया और चला गया। थोड़ी देर बाद मैं एक रेस्तरां में पहुंचा। जब मैं ऑर्डर दे रहा था, वह लड़की अचानक प्रकट हुई। कल मैंने जानबूझकर हार मानी ताकि मैं उसे गुप्त रूप से एक नोट दे सकूं। मैंने कहा कि मैं कैसीनो मैनेजर के बारे में जानकारी जानना चाहता था। उसके बाद मैंने खुद को इस क्षेत्र के नए अभियोजक के रूप में पेश किया। सियोंग ह्यूक सो रहा था जब मुझे अचानक आपका फोन आया। मैंने कहा कि मैं जोचोन एस्टेट को खत्म करना चाहता था। सियोंग ह्यूक गुस्से में मुझसे पूछा कि मेरे पास इतना जुआ खेलने का क्या सबूत था। मैंने कहा कि अगर मेरे पास नहीं है तो मैं खुद बनाऊंगा। मैं पुलिस की मदद मांगूंगा। सियोंग ह्यूक ने मुझे बताया कि वे एक ही पक्ष में थे, इसलिए आप जो भी करते वो व्यर्थ था। लेकिन मैंने उसकी सलाह नहीं मानी और तुरंत फोन काट दिया। मैं गुस्से में अकेले अंदर चला गया। मैंने अपना अभियोजक कार्ड निकाला और कहा कि सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये देखकर उन्होंने मुझे रिश्वत देने के लिए तुरंत पैसे निकाले। मैंने उन पर अभियोजक को रिश्वत देने का भी आरोप लगाया। मुझे गंभीर देखकर उन्होंने चाकू निकाल लिया। मैंने तुरंत संगमान से कहा कि वो लाइट बंद कर देता कि मैं इन कमीनों से अकेले निपट सकूं। मेरे बोलते ही लाइटें जल गईं। मैंने संगमान को पुकारने के लिए मुड़कर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने देखा कि मिन गुक ने गलत समझा और संगमान को पकड़ लिया। मैंने उन्हें सावधान रहने को कहा और ऊपर चला गया। 2 आदमी रास्ते में दिखाई दिए और उनका रास्ता रोक लिया। मैंने उन्हें तुरंत निपटाया और कमरे में धकेल दिया। फिर मैंने देखा कि पूरा समूह वहीं खड़ा था। मैंने कहा कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वे सब ऊपर आ जाए। मेरी 1 बनाम 10 की लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। जैसे ही मैंने सब कुछ संभाला, मिन गुक और संगमान अंदर आए। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई इतना बहादुर होगा। फिर मैं उनके आपराधिक रिकॉर्ड वाले अभिलेखागार में गया। मैंने संगमान को सिस्टम को हैक करने और सारा डेटा प्राप्त करने का काम सौंपा। मुझे पता था कि संगमान इसमें बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले जीवन में उसने अपने पिता को निर्दोष साबित करने के लिए अभियोजक के सर्वर को हैक किया था। इस समय मैंने अचानक बाहर से शोर सुना। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, मैंने मिन गुक को पिटते हुए देखा। एक लंबा लड़का दिखाई दिया। मैं इस व्यक्ति से मिलकर बहुत खुश हुआ। मैं चाहता था कि ये व्यक्ति मेरा हो। इसके बाद में और वो आदमी आपस में भिड़ गए। वो ली जॉन सियोक था। पिछले जन्म में जॉन सियोक अपनी गति के बल पर देश का सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज बन गया था। इस जन्म में मैंने फैसला किया कि मैं जॉन सियोक को फिर से गलत रास्ता पर नहीं जाने दूंगा। जैसे ही मैंने जॉन सियोक को हराया, सियोंग ह्यूक आ गया। सियोंग ह्यूक सीधे मेरे पास आया और मेरे गाल पर तमाचा मारा। सियोंग ह्यूक ने मुझे ऐसा न करने की सलाह दी, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मैंने सियोंग ह्यूक को आश्वस्त किया और सब कुछ मुझे संभालने दिया। इसके बाद सियोंग ह्यूक ने घटनास्थल को साफ करने के लिए लोगों को भेजा। मैं सियोंग ह्यूक का इतना सम्मान इसलिए करता था क्योंकि पिछले जन्म में अभियोजक सियोंग ह्यूक ने इस्तीफा देने से पहले एकत्र किए गए सभी सबूत मुझे दिए थे। जब मैंने उसे खोला तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि ये सब ताई सेओप के आदमियों द्वारा किए गए काम थे। उन्हें इकट्ठा करने में उसे कई साल लगे होंगे। उस समय मैं उसे धन्यवाद कहने के लिए सियोंग ह्यूक के पीछे भागा। मैंने वादा किया था कि मैं इस सामग्री का अच्छी तरह से उपयोग करूंगा। वर्तमान में लौटकर मैंने संगमान को दस्तावेजों का एक सेट दिया और उसे सियोल वापस ले जाकर हान मी को देने के लिए कहा। इसके बाद मैं जेल पहुंचा और पकड़े गए सभी लोगों को सूचित किया कि मैं एक एक करके पूछताछ करूंगा। यदि कोई सहयोग नहीं करता है तो सजा कड़ी होगी। वे सभी हंसे और मुझे तुच्छ समझा। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुमसे डरते हैं? ये देखकर मैंने तुरंत जांचकर्ता मिन गुक से कहा कि जो सहयोग नहीं करेगा उसे 15 साल की जेल हो जाएगी। यह सुनकर वे सभी डर गए। पहले व्यक्ति से पूछताछ करने के बाद मुझे पता चला कि वे न केवल जुआ आयोजित कर रहे थे, बल्कि महिलाओं का अपहरण भी कर रहे थे। दूसरे व्यक्ति के पास आया। थोड़ी देर धमकाने के बाद उसने स्वीकार किया कि उसने लगभग 20 लड़कियों का अपहरण किया था। इसके बाद उसने उन लड़कियों को ड्रग्स का सेवन करने के लिए मजबूर किया। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। इसके बाद मैंने उसे मारा। अगला था सरगना।
मुझे देखते ही उसने मुझसे कहा कि वो भूखा है, इसलिए मेनू ले आओ। मैंने तुरंत कैमरा बंद कर दिया और उससे निपटने गया। पीटने के बाद डरने के बजाय उसने कहा कि वो मेरी खाल उधेड़ देगा। जैसे ही मैं वहां पहुंचा मैंने देखा कि कुछ वरिष्ठ अधिकारी मुझे दोषी ठहरा रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें स्थानीय अर्थव्यवस्था और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा बनाए रखनी है। उन्होंने मुझे सब कुछ बर्बाद करने के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने मुझे बहुत से लोगों को पीटने के लिए भी दोषी ठहराया। फिर उन्होंने इस मामले को चुपचाप सुलझाने का आदेश दिया। ये कहने के बाद वे जाने ही वाले थे, लेकिन मैंने कहा कि समय आ गया है। मैंने उन्हें जाने से पहले ये देखने के लिए कहा। मेरे द्वारा पकड़े गए सभी लोगों के अपराधों को मैंने समाचारों में प्रसारित कर दिया था। इस प्रकार यह मामला लोगों को पता चल गया। मैं जांच जारी रख सकता हूं और साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर सकता हूं। जब उन्होंने देखा कि मामला उजागर हो गया है तो वे डर गए और भाग गए। इस बार सेओंग ह्यूक गुस्सा नहीं था, लेकिन उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे उन्हें पकड़ने का भरोसा है। मुझे अभी भी बहुत भरोसा है। मैं थोड़ी देर आराम कर रहा था, तभी मुझे अचानक एक संदेश मिला। पता चला कि ही आ मुझसे मिलने आई थी। जब हम फिर से मिले हम दोनों मुस्कुराए। ही आ ने पूछा कि मैं यहाँ काम करने क्यों आया हूँ। उसने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो वो मुझे उस कंपनी के कानूनी विभाग में ले जा सकती है जहाँ वो काम करती है, लेकिन मैंने कहा कि मैं समुद्र देखने के लिए यहाँ आना चाहता हूँ। ही आ हंसी और कहा, मुझे ये रूप वाकई याद आया। ये वास्तव में बहुत अच्छा है। मैं अभी भी पहले जैसा हूँ। यान हमेशा पहल करने वाली रही है। वही है जिसने मुझे पहले याद किया और वही मुझसे मिलने भी आई। थोड़ी देर बात करने के बाद हान मी आ गई। ही आ ने कहा कि उसे कहीं जाना है। हान मी आते ही नाखुश दिखी। हान मी ने कहा कि ही आ सुंदर है, लेकिन वो जितनी सुंदर नहीं है। मैंने ऐसा कहा। हान मी ने तुरंत मुझसे कहा कि मैं ही आ को एक बार उससे बेहतर कहने की कोशिश करूं। मैंने कहा कि एक बार काफी नहीं है। हान मी तुरंत चिल्लाई, धत तेरे की। हान मी ने मुझे फिर से कहने की धमकी दी। हान मी के व्यक्तित्व को देखते हुए मैं भी डर गया था। मैंने तुरंत हान मी को माफी मांगने के लिए खाने पर आमंत्रित किया। जैसे ही संगमैन ने हान मी को देखा उसने तुरंत मुझसे पूछा कि क्या मैं आमने सामने देखकर दोस्त बनना चाहता हूँ। सब इतने सुंदर क्यों दिख रहे थे। मैंने तुरंत कहा कि ये उस माहौल पर निर्भर करता है जिसमें आप रहते हैं और जिन लोगों से आप उस माहौल में मिलते हैं। संगमैन ने पूछा कि वे दोनों एक जैसे क्यों दिखते हैं। जब वे मजे कर रहे थे तो पिछली बार के गुंडे फिर से दिखाई दिए, क्योंकि वे अभी अभी रिहा हुए थे। वे बहुत घमंडी थे। वे मुझे चिढ़ाने आए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर वे हान मी को चिढ़ाने लगे, लेकिन हान मी को धमकाना इतना आसान नहीं था। हान मी ने तुरंत उन्हें डांटा, क्या तुम जीने से उब गए हो, चुप रहो। वे कुछ देर के लिए चले गए थे, लेकिन हान मी को जितना ज्यादा सोचा उतना ही गुस्सा आया। उसने तुरंत एक शराब की बोतल उठाई और उन पर हमला करने के लिए दौड़ी। सौभाग्य से संगमैन ने समय पर उसे रोक लिया। संगमैन ने उत्सुकता से पूछा कि मैंने कब डेट करना शुरू किया। एक दिन दो लड़कियां मुझे ढूंढने आई, किसे पता था कि मेरी असली प्रेमिका कौन है। मुझे जवाब न मिलता देख संगमैन ने तुरंत कहा कि अगर वो होता तो वो ही आ को ज्यादा पसंद करता। लेकिन हान मी भी बहुत कूल थी। मैंने कहा, संगमैन आजकल बहुत कम काम कर रहा है, कल मैं उसे और काम दूंगा। उसके बाद मैंने संगमैन से लाइट बंद करके सोने के लिए कहा। अगली सुबह संगमैन को ड्रग तस्करी की जांच के लिए बंदरगाह पर अंडरकवर होने का काम सौंपा गया। अभियोजन कार्यालय में मिन गुक ने दिन रात कड़ी मेहनत की। जब मिन गुक आराम करने ही वाले थे, मैं एक बक्से के साथ फिर से प्रकट हुआ। थोड़ी देर बाद मैंने बक्से को मिन गुक की ओर धकेल दिया। मैंने मिन गुक से कहा कि उसे दफ्तर छोड़ने से पहले इसे खत्म करना होगा। मिन गुक ने मुझसे पूछा कि क्या मेरा मतलब था कि उसे कल काम पर जाने से पहले इसे खत्म करना होगा। मैं हंसा। सच ही है, केवल मिन गुक ही मुझे समझता है। इस समय क्योंकि सेओंग ह्यूक मुझ पर भरोसा करता था, उसने मुझे पीने के लिए आमंत्रित किया। सेओंग ह्यूक ने मुझे स्थानीय अधिकारियों की आपराधिक फाइलें दी और कहा कि ये उसे सियोल वापस ले जाने के लिए ट्रेन टिकट है, तो दोनों ने आधिकारिक तौर पर सहयोग किया। अगली सुबह संगमैन को एक अत्यंत महत्वपूर्ण खबर मिली। कल रात बंदरगाह पर एक बड़ी ड्रग डील होने वाली है। इसके बाद मैं और संगमैन सियोल गए। मैं CQ को मामले की फाइल देने आया था और कहा कि मैं उसके नेतृत्व में इस मामले की जांच करना चाहता हूँ। ये सेओंग ह्यूक को सियोल वापस ले जाने वाला ट्रेन टिकट था। जैसे ही मैं कमरे से निकला, मैं मिनसू से फिर मिला। मिलते ही दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाया। थोड़ी देर बात करने के बाद सेओंग ह्यूक ने मेरी इस यात्रा का उद्देश्य समझ लिया था। जब मैं वापस आया तो मैं क्यूरी से भी मिलने गया। जब मैं पहुंचा तो मैंने उसे अपने अधीनस्थों को डांटते हुए पाया। अब क्यूरी भी एक शक्तिशाली अभियोजक बन गई है। संगमैन को उन दोनों को करीब देखकर असहज महसूस हुआ। संगमैन चाहता था कि मैं सच कहूं, क्या मैं एक विकृत हूं? मेरी कितनी प्रेमिकाएं हैं? मैंने कहा, संगमैन मरना चाहता है। फिर मैंने संगमैन से जल्दी करने को कहा। इस समय सेओक क्यू मेरे बारे में तेओसेप को रिपोर्ट करने आया। तेओसेप को कोई शक नहीं हुआ और उसने तुरंत मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अभियोजन कार्यालय में मिनगुक अभी भी कड़ी मेहनत कर रहा था। जब मिनगुक अपना काम खत्म करने वाला था, मैं फिर से दिखाई दिया। मैंने तुरंत मिनगुक को अपराधी को पकड़ने के लिए ले गया। जब वे पियर पर पहुंचे तो मिनगुक को ट्रकों पर माल लादना पड़ा। बाहर सेओक क्यू के लोग पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही मुझे अपराधियों द्वारा ले जाए गए ड्रग्स की मात्रा का पता चला, वे तुरंत कार्रवाई करेंगे। संगमैन ने गुप्त रूप से डिब्बा खोलकर देखा, लेकिन अंदर केवल मछली थी। इस समय अपराधी आ गए। इसे देखकर संगमैन और मिनगुक ने डिब्बे को तोड़ने का नाटक किया। संगमैन ने उसे उठाया और मछली के पेट में ड्रग्स पाया।
मिन गुक ने तुरंत उसे मुझे दिखाया। मैं बाहर आया और कहा कि अभियोजक यहाँ हैं। सब लोग स्थिर हो गए। दूसरे ने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा कि मैं अभियोजक हूँ। गुंडों को लाचार कर दिया गया। आखिरकार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने उन्हें पकड़ने का इशारा किया। मेरे इशारे के बाद सेओक क्यू ने तुरंत कार्रवाई करने के लिए अपने अधीनस्थों को सूचित किया। अपराधी अभी भी स्थिति से अनजान थे, इसलिए उन्होंने मुझे निपटाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें जल्दी से निपटा दिया। इसके बाद पुलिस भी आ गई। इस समय तक सेओंग ह्यूक ने भी बाकी लोगों को पकड़ लिया था। सरगना की बारी थी। यदि वो इस बार कबूल नहीं करता तो वो मर जाएगा। जब उसने सारे सबूत देखे तो उसके माथे से पसीना टपकने लगा। अंततः उसने सब कुछ कबूल कर लिया। इसके बाद मैं उन लोगों के नाम सार्वजनिक करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया जो इस मामले में शामिल थे। इन भ्रष्ट अधिकारियों ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया और पुलिस विभाग और मेयर किम संग मैन सहित अपराधियों को बचा लिया। जब मैं सांसद का नाम पढ़ने वाला था, मुझे अचानक खबर मिली कि सेओक क्यू ने मुझे सांसद को बख्शने के लिए कहा है। ये मेरे और सेओंग ह्यूक के सियोल लौटने की शर्त थी। पता चला कि वो सांसद भी तेओप का आदमी था। तेओप ने अंततः मुझ पर ध्यान दिया। सेओप ने मुझसे मिलने की व्यवस्था की थी। इस समय मैं बॉस से मिलने आया। उसका नाम जॉन सेओप था। हालांकि जॉन सेओक 21 साल का था। उसने हाई स्कूल से स्नातक नहीं किया था क्योंकि वो अपनी मां के इलाज का भुगतान करने के लिए पैसे कमाने में व्यस्त था। उसने एक गुंडे बनने के लिए स्कूल छोड़ दिया था। जॉन सेओक ने यह भी कहा कि ये एक स्वतंत्र पेशा है, गुंडागर्दी नहीं। उसके बाद मैंने सांगमान को फोन किया और उसे जॉन सेओक की मां के इलाज का भुगतान करने और उसे एक अच्छे अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए कहा। इसके अलावा मैंने जॉन सेओक के लिए पैसे कमाने के लिए एक अच्छी नौकरी की व्यवस्था की। अंत में मैंने जॉन सेओक को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। जॉन सेओक चौंक गया और मुझसे पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने कहा कि इसलिए क्योंकि जॉन सेओक ने कहा कि वो एक स्वतंत्र व्यक्ति बनना चाहता है। मैं जॉन सेओक को काम पर रख रहा था। मैंने जॉन सेओक से पूछा कि क्या वो सहमत है। जॉन सेओक ने मुझे देखा और रोते हुए सहमत हो गया। मैंने सफलतापूर्वक एक महान योद्धा को काम पर रखा। मेरे जाने के बाद जॉन सेओक बहुत खुश लग रहा था। उस रात सेओंग ह्यूक फिर से पीने गया। मैंने सेओंग ह्यूक को सियोल आने की अपनी योजना के बारे में बताया। जिस पहले व्यक्ति को मैं पकड़ना चाहता था वह इल ह्यून था। इल ह्यून सेओक क्यू का भरोसेमंद सहयोगी था, इसलिए हमें उससे शुरुआत करनी होगी। जैसे ही वे सियोल पहुंचे, सेओक क्यू ने मुझे बुलाया। सेओक क्यू चाहता था कि मैं सेओंग ह्यूक पर नजर रखूं और उसे रिपोर्ट करूं। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मुझे एक छिपा हुआ माइक्रोफोन मिला, लेकिन मैंने उसे हटाया नहीं और सेओंग ह्यूक से मिलने चला गया। मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सेओंग ह्यूक मेरे साथ मिलकर सेओक क्यू को धोखा देने के लिए एक नाटक करे। जब मैं अपने माता पिता के रेस्तरां में वापस आया तो मुझे वहां हान मी को देखकर आश्चर्य हुआ। हान मी मेरे माता पिता के रेस्तरां के बारे में एक लेख लिखने आई थी। बाद में वे मेरे लौटने का जश्न मनाने के लिए जल्दी बंद हो गए। अंत में सभी लोग मौजूद थे और खुशी खुशी भोजन का आनंद ले रहे थे। जॉन सेओक भी पार्ट टाइम काम करने आया था। जब वे खा रहे थे, हान मी को जल्दी घर जाना पड़ा। जैसे ही वो गई, सब बातें करने लगे। संगमान ने कुछ कहानियां सुनाई। मिस्टर यंग सेओक ने भी मेरी परवरिश की प्रशंसा की। मैं न केवल संगमान और जॉन सेओक की परवरिश कर सकता था, बल्कि उनकी भी देखभाल कर सकता था। मैं शर्मिंदा हो गया। अगली सुबह मैं जॉन सेओक के साथ दौड़ने गया। मैं आगे निकलना चाहता था, लेकिन अंत में जॉन सेओक से पीछे रह गया। जॉन सेओक की सहनशक्ति बहुत अच्छी है। मैंने जॉन सेओक से पूछा कि अगर हम फिर से लड़ते हैं तो क्या वो जीतेगा। जॉन सेओक ने जवाब नहीं दिया, केवल हंसा। मैंने जॉन सेओक से पूछा अगर वो मुझसे आगे निकल गया तो क्या वो डरेगा। जब मैं प्रोसिक्यूटर के ऑफिस वापस गया तो मैं सेओंग ह्यूक की निगरानी की स्थिति के बारे में सेओक क्यू को रिपोर्ट करने गया। ये सुनकर सेओक क्यू को कोई संदेह नहीं हुआ। सेओक क्यू ने सब कुछ नियंत्रित किया था। जैसे ही सेओक क्यू इल ह्यून के कार्यालय में पहुंचा, उसने मुझे तुरंत सूचित किया कि गुप्त क्लब में आज रात एक पार्टी होगी। सभी वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद थे। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने वहां मौजूद सभी लोगों को पहचान लिया। हालांकि सब लोग 30 मिनट से इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी ने खाना नहीं खाया था क्योंकि एक व्यक्ति अभी तक नहीं आया था। वह व्यक्ति जिसके पास यहाँ सभी को निर्देशित करने की शक्ति थी, वह केवल जो ताए सियोप ही हो सकता था। कोरिया का सबसे शक्तिशाली और दुष्ट व्यक्ति। खाने के बाद जो ताए सियोप ने अपने सहायक से मुझे बुलाने के लिए कहा। जाते समय मैंने उसे वर्षों पहले की हमारी प्रतिज्ञा की याद दिलाई। इस बार भी वह कुछ भी नहीं समझी, केवल मुझ पर शक किया। इस बार ताए सियोप और मैं एक नेता और एक कर्मचारी के रूप में मिले। ताए सियोप ने मेरी परीक्षा लेने के लिए कुछ सवाल पूछे, लेकिन वो मेरे लिए पर्याप्त रूप से कठिन नहीं था। मैंने बहुत आत्मविश्वास से जवाब दिया, जिसने ताए सियोप को बहुत संतुष्ट किया। अगले दिन सेओक क्यू बस मेरे कार्यालय में आया और मुझे इल ह्यून की टीम में स्थानांतरित कर दिया। सेओक क्यू ने यह भी कहा कि आज एक बड़ा आयोजन है। उसके बाद सेओक क्यू ने मुझे सीखने के लिए वहां जाने के लिए कहा। यह भविष्य की प्रतिभाओं के लिए एक मंच है जहां कोरिया के युवा उद्यमी दिखाई देते हैं। मैं एक खूबसूरत युवा अभिनेत्री से बात कर रहा था जब चोई कांग जिन दौड़कर उसे खींचकर ले गया। जब मैं वापस आया तो अचानक मेरी मुलाकात एक पुराने परिचित से हुई। वो राष्ट्रीय कला कोष की अध्यक्ष सुंग जिन मायोंग थी। पिछले जन्म में मैंने उसे कर चोरी और राष्ट्रीय कोष में गबन के आरोप में गिरफ्तार किया था। मुझे लगा कि इस बार मैं उसे और चांग इल ह्यून दोनों को पकड़ लूंगा। एक तीर से दो निशाने। फिर मैंने अपने वाक्पटुता का उपयोग करके जिन मायोंग से बात की। मैं जिन मायोंग को चांग इल ह्यून से मिलवाने के लिए लाया। जिन मायोंग को सुंदर देखकर इल ह्यून हतप्रभ रह गया। इल ह्यून जानता था
कि मैं उसके लिए अवसर बना रहा हूँ, इसलिए वो तुरंत उसे लुभाने के लिए आगे बढ़ा। वह खुशी से मुस्कुराई। इल्ह्यून ने महसूस किया कि चारा फंस गया है और मुझे जाने का इशारा किया। इल्ह्यून नहीं जानता था कि ये एक जाल है जो मैंने उसके लिए बिछाया था। एक बार जब दो दुष्ट एक साथ मिल जाएंगे तो इल्ह्यून पर निश्चित रूप से मिली भगत और छिपाने का आरोप लगाया जाएगा, इसलिए मैं उन दोनों को पकड़ सकता हूँ। एक उत्तम योजना। अगले दिन इल्ह्यून मुझे एक संदिग्ध से पूछताछ करने ले गया। इससे पहले इल्ह्यून को किसी से मिलने के लिए एक दूसरे कमरे में जाना पड़ा। ये व्यक्ति मिलरे इलेक्ट्रॉनिक्स का निदेशक था। उसे मिन्सू ने गबन के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके वरिष्ठों ने उसे बचाने का तरीका ढूंढ लिया था। ये काम इल्ह्यून को सौंपा गया था। इल्ह्यून ने एक मेडिकल छात्र को अपनी प्रेमिका की हत्या स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की योजना बनाई थी। हालांकि उस छात्र ने रोते हुए कहा कि वो निर्दोष है। इल्ह्यून ने उसे माफ नहीं किया। इल्ह्यून इस घटना का इस्तेमाल मी इल्क्राई इलेक्ट्रॉनिक्स के निदेशक के मामले को भुलाने के लिए करना चाहता था। मैं बहुत गुस्सा था और उस छात्र के लिए दुख महसूस करता था। इल्ह्यून के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर मैंने उस छात्र को निर्दोष साबित करने का फैसला किया। फिर मैं इल्ह्यून को कानून द्वारा दंडित करवाऊंगा। मैं इल्ह्यून को कैसे पकड़ सकता हूँ और लड़के को निर्दोष कैसे साबित कर सकता हूँ। मैं इल्ह्यून को जेल भेजने की योजना बना रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ये खबर फैलाई कि इल्ह्यून का जिन मिन के साथ अनुचित संबंध है। फिर मैं तुरंत लड़के को निर्दोष साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करने गया। थोड़ी देर की जांच के बाद मुझे हत्यारे के काम करने का तरीका पता चला। उसका काम करने का तरीका वैसा ही था जैसा कि पिछले जन्म में मेरे द्वारा पकड़े गए एक सीरियल किलर का था। मैंने क्यूरी से इस अपराधी की जांच करने के लिए कहा। एक दिन और एक रात की निगरानी के बाद क्यूरी ने आखिरकार अपराधी को हरकत में देखा। आधी रात को वह फावड़े से गड्ढा खोदने के लिए एक सुनसान जगह पर गया। वो एक लड़की के शव को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहा था। जब क्यूरी चुपके से देख रही थी तो उसका फोन अचानक बज उठा। जब क्यूरी को पता चला कि उसका पता चल गया है तो वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। वो लगभग उसके हाथों मर जाती। सौभाग्य सेवा समय पर आ गया। उसने हमला करने के लिए एक चाकू उठाया, लेकिन जॉन सियोक ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा। जॉन सियोक ने फिर उसकी बांह तोड़ दी और उसे एक बार फिर से मारा। जॉन सियोक ने उसे आसानी से हरा दिया। गिरफ्तार होने के बाद उसने हत्या कबूल कर ली। अदालत में इल्ह्यून अभी भी छात्र पर आरोप लगा रहा था। जब इल्ह्यून मामले को सुलझाने से संतुष्ट था, क्यूरी अंदर आई। उसने घोषणा की कि उसने असली अपराधी को पकड़ लिया है। इल्ह्यून के पास अपना मुकदमा वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसका अर्थ है कि छात्र को निर्दोष घोषित कर दिया गया था। इससे अभियोजक की प्रतिष्ठा पर गहरा असर पड़ा। मीडिया ने रिपोर्ट दी कि इल्ह्यून ने छात्र को फंसाया था। अभियोजकों में जनता का विश्वास काफी कम हो गया था। मामला बढ़ता गया, जिससे सीक्यू को तेसियोप से मदद मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये अभी भी पुरानी योजना है। उन्हें इसे ढकने के लिए एक बड़े मामले को खोजने की जरूरत है। अभियोजक को जनता का विश्वास फिर से हासिल करने में मदद करने के लिए उन्हें एक बलि का बकरा चाहिए। वह बकरा इल्ह्यून है। सीक्यू को पता था कि इल्ह्यून ने राष्ट्रीय कला कोष में हेरफेर करने के लिए जिन मियोन के साथ मिली भगत की थी, इसलिए सीक्यू ने मुझे इस मामले से निपटने का पूरा अधिकार दिया। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार चला। चारा फंस गया था। अब से मैं उसे धीरे धीरे पकड़ूंगा। सबसे पहले मैंने जिन मियोन को गिरफ्तार करने के लिए सबूत ले जाने के लिए किसी को भेजा। इस समय जंग इल्ह्यून को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि सीओक्यू ने मुझे उसे पकड़ने का आदेश दिया था, लेकिन वो सिर्फ दिखावा कर रहा था। सीओक्यू अपने दाहिने हाथ जैसे इल्ह्यून को खोना नहीं चाहता था। इसलिए सीओक्यू ने गुप्त रूप से कांग जिन को सियोंग ह्योक के कमरे में घुसने और उसके कंप्यूटर पर आपराधिक डेटा स्थापित करने का आदेश दिया। सीओक्यू चाहता था कि सियोंग ह्योक इल्ह्यून के सारे अपराधों का भार उठाए। ये षड्यंत्र मुझे धोखा नहीं दे सके। मैंने सियोंग ह्योक को अपने कमरे में एक छुपा हुआ कैमरा लगाने के लिए कहा। इस वीडियो के कारण सियोंग ह्योक सजा से बच गया। इसके बाद में इल्ह्यून और जिन मियोन के अपराधों को उजागर करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया। सीओक्यू ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी जल्दी सारे सबूत इकट्ठा कर लूंगा। सीओक्यू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने के लिए मुझे तुरंत फोन किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैंने सीओक्यू के दाहिने हाथ को पूरी तरह से काट दिया था। अगला नंबर चोई कांग जिन का था। कांग जिन को संभालने के बजाय मैंने पहले उसके पिता की कंपनी की जांच करने का फैसला किया। मिनगुक काम खत्म करके निकलने वाला था कि अचानक उसे मेरा फोन आया।